हेलो एवरीवन। चैप्टर 6 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये पार्ट सेकंड है। आज हम बात करेंगे सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ रिफॉर्म्स। उससे पहले हमने फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर द रिफॉर्म्स की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट करने पड़े, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज हम बात करेंगे सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द रिफॉर्म्स की। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ के टाइप में ही है, तो सारा आप जो भी मैं बोलूँगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं जॉट डाउन कर दूँगी एंड बाकी आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सोशल बेस क्या बनता है, क्योंकि एक न्यू इमर्जिंग मिडिल क्लास आ गई थी। ठीक है, मिडिल क्लास का जो है वो जन्म हो गया था, और साथ ही साथ में वेस्टर्न एजुकेशन जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल जो थे वो भी ऊपर के सामने आने लगे, बुर्जुआज आइडियाज़ जो है वो ग्रो होने लगे। इन सभी अवेयरनेस के कारण जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट होने लग गई। ठीक है, एंड जब 19th सेंचुरी में इंटेलिजेंशिया जो थी वो सर्च हो रही थी, जिसमें यूरोप के मिडिल क्लास जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, उसके साथ साथ ही वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे कि पहले ही मैंने बात की, इससे क्या होने लगा कि रेनेसां मतलब दोबारा से पुनर्जन्म होने लगा उन सभी चीज़ों का जो एक तरह से दब चुकी थी। रिफॉर्मेशन होने लगा, ठीक है, एनलाइटनमेंट आने लगा, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आने लगा। ये सब कारण बनते हैं कि रिफॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ सोशल रूट्स भी थे। ठीक है, और जैसे कि मान लो ट्रेड स्टार्ट होने लगा, इंडस्ट्रीज आने लगी, तो भारत के लोग जो थे उनको उनकी जो इंडिजीनियस फैक्ट्रीज थी वो डिस्ट्रॉय होने लगी। तो जब जैसे बाहर से वेस्टर्न फैक्ट्रीज आने लगी, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, उनको भी तो कुछ सरवाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए। तो ये भी कुछ कारण बनते हैं कि उन्होंने रिफॉर्म्स स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो ये ट्रेड वगैरह था वो ब्रिटिश काफ़ी अच्छे से मैनेज करते थे, एजेंसी फॉर्म्स डेवलप करते थे, और मारवाड़ी सबऑर्डिनेट्स ये सब मिलजुल कर, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज थी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। वहीं जो इंडियंस थे वो इतना अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे इन सब चीज़ों में, इसीलिए इन्होंने रिफॉर्म्स कर करके अपना जो है वो रास्ता बनाया। ठीक है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेशन थी वो किस किस में हो रही थी, आपकी लॉ में जर्नलिज्म सामने आ रहा था, मेडिसिन में भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हो रही थी, मतलब रिसर्च वगैरह होने लगी। ठीक है, तो ये सब कारण की वजह से भी इंडियंस को लगा कि हम भी क्यों पीछे रहें, एंड उन्होंने ये बेसिस बनते हैं कि रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट हो गए। तो इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया जो रिफॉर्म्स का रहा मूवमेंट्स का, वो एक तरह से यूनिटी एंड रैशनलिज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड द ह्यूमनिज्म। तो ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है। एक तो रैशनलिज्म, ठीक है, एक रिलीजन के बेसिस पे रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, ठीक है, और तीसरा आपके पास आ जाएगा ह्यूमनिज्म। ठीक है, मानवता के अधिकार, मानवता के को साथ लेके चलने के लिए भी सभी लोग इकट्ठे हो गए कि हमें ह्यूमनिज्म को भी साथ लेके चलना है एंड अपने देश को बचाना है। तो वहीं पे काफ़ी सारे जो थे क्रिटिक भी खड़े हो जाते कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को नहीं अपनाएंगे, लेकिन कुछ जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे वो इस चीज़ को, वेस्टर्न एजुकेशन को, और जो उनके ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे लॉज जो भारतीयों के लिए अच्छे थे, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, और एक जो और नाम सामने आता है वो आपका आता है अक्षय कुमार दत्त का, इनको भी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने प्रोक्लेम किया वाइल प्रोक्लेमिंग दैट द रैशनलिज्म इज़ आवर ओनली द प्रिसेप्टर। उन्होंने बोला कि ये ओनली प्रिसेप्टर ही है जो कि हमारे जितने भी नेचुरल सोशल फिनोमिना है उसको एनालाइज करेगा और अंडरस्टूड करेगा और एक सॉल्यूशन निकाल कर आएगा। तो यहाँ पे हमने बात की आपकी अक्षय कुमार दत्त की, तो इनका नाम भी आपको नहीं भूलना है, और राजा राम मोहन रॉय के टाइम की है, ये कंटेम्प्रेरी थी। ठीक है, एंड दिस परसेप्टिव जो इन्होंने दिया था वो अनेबल कर देता है कि हमें एडॉप्ट करनी चाहिए कैसी अप्रोच, एक रैशनल अप्रोच। ठीक है, टू द ट्रेडिशन, जो कि हमारा पुराना
ट्रेडिशन चला आ रहा था, और इवेल्युएट करना चाहिए हमारे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, जो हम ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन हमें उनको पूरी अच्छी तरह से इवेल्युएट करना चाहिए और अपने स्टैंड पॉइंट पे खड़े होना चाहिए और सोशल यूनिटी बनानी चाहिए। और जो भी बाहर से फेथ वगैरह आ रहा है जो कि हमारे अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको रिप्लेस कर रहा है, तो उसके भी खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है ब्रह्मो समाज का, जिसमें ये बताया कि हमें वेदास की तरफ दोबारा से वापस चलना चाहिए। देन आता है हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, जो कि एम्फसाइज करता है इस्लामिक टीचिंग्स के साथ, ठीक है, मॉडर्न एज में भी हम कैसे इस्लामिक टीचिंग्स को साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा हमने बात की कि रैशनल अप्रोच हमें अपनानी है। तीसरी हमने बात की कि ब्रह्मो समाज, ठीक है, तो ये किसके लिए था कि वेदास को हमें दोबारा से पढ़ना है और उनके रास्ते पे चलना है। देन हमने एक और बात की अलीगढ़ मूवमेंट की, ये इस्लामिक जो टीचिंग्स थी उनको साथ लेके चलने की इन्होंने बात की। वहीं पे सैयद अहमद खान के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था थोड़ी सी इनकी कहानी। तो इनका भी काफ़ी योगदान रहता है कि कैसे हम चाहे तो हम इस्लामिक टीचिंग को साथ लेके चलेंगे, लेकिन हम कुछ मॉडर्न जो हमारी एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन है उसका भी सहारा लेंगे आगे बढ़ने के लिए। उनको ये भी डर था सर सैयद अहमद खान को कि कहीं अगर हम पुराने उसमें ट्रेडिशंस में ही पड़े रहे तो कहीं सारा देश जो है वो आगे ना निकल जाए मॉडर्न उसमें टीचिंग्स में और हम पीछे ना रह जाएं। इसलिए भी ये चाहते थे कि हमें भी साथ में इसको अपना के चलना पड़ेगा वेस्टर्न एजुकेशन को, ठीक है। और काफ़ी सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे ना वो इस चीज़ को अबंडन भी करते थे कि हम नहीं लेके चलेंगे, हम सिर्फ अपने रिलीजन, अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो फेथ है उसी के साथ चलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया उस चीज़ को, ठीक है। तो रिलीजन बाय द क्राइटेरिया ऑफ लॉजिक, रीजन एंड साइंस, तो इन सबको भी साथ लेके चलना पड़ेगा रिलीजन के साथ। नेक्स्ट बात आती है हमारी स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है, जो कि जिन्होंने बताया कि रिलीजन तो खुद में ही अपने आप ही एक बहुत बड़ा वो है, बेस है जिसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं स्वामी विवेकानंद ने भी काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ट्रेडिशन को भी फॉलो करने को कहा एंड साथ ही साथ में जो मॉडर्न चीज़ें चल रही हैं अदर साइंसेस को उसको भी साथ लेके चलने को कहा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं साथ ही साथ में स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद करते रहे हम किन किन का नाम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और रिफॉर्मर्स भी आए जिन्होंने अपील की कि हमें किस फेथ को जो है वो साथ लेके चलना है, ओवरऑल द रैशनल एंड सेकुलर आउटलुक लेके चलनी है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो एक ही रिलीजन को फॉलो करना है ना, सभी सेकुलर मतलब सभी धर्मों को हमें एक समान जो है वो महत्वता देनी है। तो अक्षय कुमार दत्त जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि बोलते थे कि रैशनल अप्रोच हमने लेके चलनी है, उन्होंने मेडिकल ऑप्शन अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर को साइट किया, ठीक है। एंड उसके बाद यही बताया कि ये ओनली एज एन एड एंड इंस्ट्रूमेंट ही ये हमारे लिए काम करेगा। एंड ऑल्सो नाइदर रिवाइवल ऑफ अ पास्ट नोर अ टोटल ब्रेक विद द ट्रेडिशन वॉज एंड वी साज, मतलब कि हमें बिल्कुल ही ये नहीं कर देना एक्सट्रीम पोजीशन पे, जैसे बुद्धा कहते हैं ना एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं आपको जाना है, मिडल पाथ अपनाना है, ठीक है। कि आपको ये नहीं कि पूरी तरह से ही मॉडर्न अप्रोच अपना लेनी है, वेस्टर्न एजुकेशन अपना लेना और ट्रेडिशन को भूल जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिशन को ही बस अपनाते रहो, मॉडर्न एजुकेशन को मत अपना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको मिडल अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है। मतलब ट्रेडिशन के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी हमें साथ लेके चलना है, ठीक है। कुछ रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने रिलीजियस जो हमारे लॉज थे उनमें भी कुछ चेंजेस करने की कोशिश की, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थे, जैसे मतलब हिंदूज़ में वो सती सिस्टम चल रहा था मान लीजिए, ठीक है, वो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था, तो उसके खिलाफ थे राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे भी भारतीयों के कुछ ऐसे रीति रिवाज चल रहे थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे कि जिनकी वजह से जो है वो अपने ही भारतीय हमारे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो उन्हें भी बदलने के लिए
काफ़ी कोशिशें की हमारे एनलाइटेंड पर्सन्स ने। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे वो डिफेंडर थे ऑफ द बेसिक एंड द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स। जैसे कि उन्होंने किस चीज़ के लिए मतलब कि रिफॉर्म लाया, मोनोथिज्म ऑफ द वेदिज्म एंड द यूनिटेरिज्म ऑफ द क्रिश्चियनिटी, जो कि अटैक कर रहे थे बार बार पॉलीथिज्म ऑफ द हिंदुइज्म पे। एंड वो बार बार जैसे जो क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो लेके आए थे वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो क्या दिखा रहे थे कि आप तो पॉलीथिज्म पे विश्वास करते हो, इतने सारे भगवान देवी देवताओं पर विश्वास करते हो। तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने मोनोथिज्म पर कहा कि एम्फसाइज करना चाहिए रादर देन की पॉलीथिज्म पे, जो कि अटैक हो रहा है बार बार क्रिश्चियनिटी की वजह से, ठीक है। सैयद अहमद खान ने भी काफ़ी सारे ये बोला है कि प्रॉफिट्स हैड द सेम दिन मतलब फेथ, एंड एवरी कंट्री एंड नेशन हैड द डिफरेंट प्रॉफिट्स। और एक और का यहाँ पे नाम आएगा केशव चंद्र सेन, इनका नाम भी आपने पहले सुना होगा। इन्होंने बताया कि आवर पोजीशन इज नॉट दैट ट्रूथ आर टू बी फाइंड इन ऑल रिलीजन बट दैट आर एस्टैब्लिश रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रू, ठीक है। जो कि हमारा रिलीजन वर्ड में है वो एक सच्चा है। ये ऐसा किसने बोला कि केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे आपको एक और नाम यहाँ पे याद रखना है, केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने बताया कि हमारी पोजीशन ये नहीं है कि जो ये ट्रूथ है कि ट्रूथ मतलब सच्चाई हर रिलीजन में है, नहीं, हम बल्कि ऑल एस्टैब्लिश्ड रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रू, जितने भी रिलीजन हैं वो सब ट्रू हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव जो था उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया ऑफ द रिलीजन आइडेंटिटी ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द पीपल, और जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरह से पॉइंट था। उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी जो थी वो तेजी से बढ़ रही थी भारत में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकुलर इथोस, बल्कि वो खुद ब खुद रिलीजियस प्रैक्टिसिज्म में जो है वो आगे बढ़ते चले गए। ये कब की बात है, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके फिर जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स अपनाए जाते हैं ऑफ अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन मोरालिटी के बेसिस पे, उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो मिलती है, मोरल वैल्यूज़ पर फोकस दिया जाता है एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो सोशल रिफॉर्म्स आगे जाके इन्होंने ऑब्टेन किए, अपनाए, तो उनसे क्या होने लगा कि प्रोग्रेस होने लगी, ठीक है। एंड जो वो किस चीज़ की प्रोग्रेस होने लगी, वैल्यूज़, मॉरल्स, बिलीव्स, जो हमारे एथिक्स थे उन पे फोकस देना स्टार्ट कर दिया। तो उनसे क्या हुआ, ह्यूमन प्रोग्रेस हुई, ठीक है। और किस चीज़ पे एम्फसाइज दिया जाने लगा, इंडिविजुअल्स राइट, मतलब कि जो अधिकार थे ना लोगों के, उस पे फोकस दिया जाने लगा। टू इंटरप्रेट द रिलीजियस एंड द जनरल अटैक ऑन द प्रीस्टली डोमिनेशन ऑफ द रिलीजियस फैक्टर अंडरलाइन द ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब ये जो थे ना जैसे मतलब रिलीजन में तो प्रीस्टली क्लास जो थी वो डोमिनेट करती थी, तो इस चीज़ पे भी अटैक होने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड सबको सभी धर्मों को अपनाने का हक है, और वो मतलब कि ऐसा नहीं कि छोटी जात का नहीं जा सकता, कास्टिज्म भी उसमें आ जाता है फिर, एंड सबको इक्वली जो है वो कहीं भी उसमें टेम्पल, गुरुद्वारा, कोई भी जा सकता है किसी भी टाइम पे, मतलब प्रीस्टली डोमिनेशन अब नहीं चलेगी। रिलीजियस रिफॉर्मेशन जो था वो भी एक मेजर वो था मूवमेंट था। इंस्टेड ऑफ अदर वर्ल्डलीनेस एंड सॉल्वेशन, अटेंशन वाज फोकस्ड ऑन द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग रिलीजियस कॉफिशिएंट थे सोशल प्रैक्टिसेस के, जिसके अंदर रिलीजन वाज द डोमिनेट आइडियोलॉजी एट दैट टाइम। मैंने आपको बताया सारी जो उस टाइम पे जो मेन फोकस था ना वो रिलीजन के आसपास ही घूमा करता था, ठीक है। बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक एनी सोशल एक्शन विदाउट कमिंग टू ग्रिप विद इट, मतलब कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता था, इसको साथ लेके ही हमें रिफॉर्म्स करते जाना था ताकि हम ब्रिटिशर्स से थोड़ा आगे बढ़ सकें। और ये जितने भी मूवमेंट थे ये कल्चरल एग्जिस्टेंस एंड वे ऑफ लाइफ
को समझाने के लिए बात करते थे। सिग्निफिकेंट प्रैक्टिसेस की जाती थी जिसके अंदर लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट, फिलोसफी, इन सबको भी फोकस देके आगे बढ़ा जाता था। द एवोल्यूशन ऑफ द ऑल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजी सिस्टम और जो रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन था इमर्ज द ट्विन कंसर्न ऑफ दिस मूवमेंट। अब यहाँ पे दो कंसर्न की हमने बात की कि ये जो रिफॉर्म्स चल रहे थे इनमें क्या दो चीज़ों का कंसर्न आ रहा था। एक तो कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, और दूसरा रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन। अब मैंने आपको बताया जो पुराने ट्रेडिशन थे वो भी इतने मतलब बढ़िया नहीं थे, उनको भी रीजनरेट करना काफ़ी ज़रूरी था। तो ये दो चीज़ों को साथ लेके बढ़ना था, यही हमारे टू कंसर्न थे इन मूवमेंट्स पे, ठीक है। अगर हम इन दोनों को अचीव कर लेते हैं तो हमारे रिफॉर्म्स भी बढ़िया चलने लग जाएंगे और हमें सफलता भी इन रिफॉर्म्स में मिलेगी, ठीक है। अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज, कल्टिवेशन ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, क्रिएशन ऑफ द ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, डिफेंस ऑफ रिलीजन, एफर्ट्स टू रीजनरेट द इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। और किस चीज़ पे फोकस था? ड्रेस एंड फूड के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारी डाइवर्सिटी को शो करता है। और क्या अटेम्प्ट किए गए? टू रिवाइटलाइज द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन में भी आपको पता है पुरानी जो मेडिसिन लिखी जाती है उस पर और रिसर्च करने की हमें ज़रूरत थी, और जो प्री कॉलोनियल टेक्नोलॉजीज थी उसको भी प्रोव करना था साथ ही साथ में। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर फोकस किया, एक वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर, ठीक है, और एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना है हमने, रिलीजन को डिफेंस देना है, ठीक है, रीजनरेट करना है हमारा जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, और इंडियन ड्रेस एंड फूड पर भी हमें फोकस देना पड़ेगा, और कुछ अटेम्प्ट करने पड़ेंगे हमें मेडिसिन जो है उसको मतलब रिवाइटलाइज करना पड़ेगा, और प्री कॉलोनियल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी और भी पोटेंशियल्स देने पड़ेंगे। दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स कुड ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब इसको ये जो रिफॉर्म्स है इसको टू कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। मैं इसको रब करके आपको समझाती हूँ। इसमें आपको टू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया। पहला जो था आपका ब्रह्मो समाज, इसमें 3-4 आएंगे तो वो देख लेते हैं। एक था ब्रह्मो समाज, ठीक है, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये आपके किस में आते हैं? रिफॉर्मिस्ट में, ठीक है। पहला तो आपके पास ये हो गया। अब दूसरे वाला जो है वो है रिवाइवलिस्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कौन से है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कौन से है, तो आपको ये याद रखने हैं। तो इसमें आपके पास पहला आ जाएगा आर्य समाज, ठीक, एंड देवबंद मूवमेंट। तो ये जो भी रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे ये डिपेंड करते थे, इनकी डिग्रीज जो थी वो डिफरेंटली थी। ये नहीं कि ये साथ साथ एक ही चीज़ के पीछे थे, इनकी जो बातें थी वो थोड़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगी। एंड ऑन एन अपील टू लॉस द प्योरिटी ऑफ द रिलीजन दे सोट टू रिफॉर्म। जो प्योरिटी हम खो चुके हैं अपने रिलीजन की उसको वापस लेके आना भी इनका एक मेन फोकस था। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वन रिफॉर्म मूवमेंट एंड द अदर ले इन द डिग्री टू विच इट रिलाइड ऑन ट्रेडिशन और द रीजन और कंसाइंस। तो इस चीज़ पे ये फोकस करते थे। तो यहाँ आपको समझने वाली बात यही है कि यहाँ पे हमने एक तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात की और एक रिवाइवलिस्ट की। तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आपको ये तीनों चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलनी है। एक ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है एंड अलीगढ़ मूवमेंट है। वहाँ पे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में आपके पास आर्य समाज आ जाता है एंड देवबंद मूवमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हम अपना ये वाला लेक्चर ओवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द सोशल रिफॉर्म। इन सोशल रिफॉर्म्स को किसने कैसे डायरेक्शन दी, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइट फॉर बेटरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ वुमेन। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एंड नेक्स्ट वाला भी आप ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू।